तो में आप देखने वाले हैं प्लस आइडिया फाइलिंग। यहाँ पर असेसमेंट 24-25 कब से स्टार्ट, उसकी क्या ड्यू डेट है, क्या है, और इनकम टैक्स रेकनर विस्तार से वीडियो के अंत में देखिए। और ख़ास चर्चा कैसा है ये बजट खत्म होने वाला है। प्लस आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 की कब से स्टार्ट होगी, उसकी क्या ड्यू डेट्स वगैरह रहेगी, प्लस क्या क्या मेजर चेंजेस आ रखे हैं आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। तो गाइस ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट तो देखिए इस साल से आप बाय डिफॉल्ट ही न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे उसमें आपको न्यू टैक्स रेजिम मिलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख के नीचे है तो आपको 87A के अंदर 25,000 रुपए की यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल जाती है। इसका मतलब हुआ 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 पे 5% जरूर है, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाएगी। 6 से 9 पे यहाँ पे 10% है। इसका मतलब हुआ अगर 7 लाख से 1 रुपए भी अगर आपकी ज्यादा इनकम हुई तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। 3 से 6 पे 5% लगेगा, 6 से 9 पे 10% लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे तो कोई भी यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको पूरी यहाँ पे रिबेट मिलने वाली है न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत। इसके अलावा इस 9 से 12 के बीच में यहाँ पे 15% का न्यू टैक्स रेजिम में रेट है, 12 से 15 के बीच में 20% का है, और अबाउट द 15 लाख सीधा 30% का इनकम टैक्स रेट है। अब गाइस आपके लिए यार कौन से ज्यादा बेनिफिशियल है? I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. I propose to increase the rebate limit to... वित्त मंत्री ने कहा 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स। 10 से 12 लाख आय पर लगेगा 15% टैक्स। वित्त मंत्री का ऐलान। 12 से 15 लाख आय पर 20 लाख टैक्स, 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। पेंशन पर डिडक्शन अब 25,000 रुपए। एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान। एनपीएस डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की गई। आयकर को लेकर सरकार का ऐलान। दोनों टैक्स रिजीम को एक किया गया। टीडीएस की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। 6 महीने में टैक्स विवाद खत्म करेंगे। वित्त मंत्री ने बताया नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़े। पीएम अन्न योजना को बढ़ाया गया। 32 फसलों की 109 किस्में तैयार। किसानों के लिए सरकार का फैसला। 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम। खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। जारी रहेगी मुफ्त राशन स्कीम। 5 साल तक लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। रोजगार कौशल विकास पर सरकार का खास ध्यान। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 योजनाएं। वित्त मंत्री बोली शिक्षा रोजगार के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए। नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ का निवेश। 54 साल में 4 करोड़ 10 लोगों को मिला रोजगार। रोजगार के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1 महीने के लिए नए कामगारों को मिलेगा भत्ता। रोजगार और स्किल के लिए 3 नई स्कीम का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। पहली स्कीम में पहली नौकरी वालों को मिलेगा फायदा। पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देगी। वित्त मंत्री का ऐलान। ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर 50,000 इंसेंटिव। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 पीएफ। शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन। अच्छी और रिसर्च वाली पढ़ाई पर रहेगा फोकस। छात्रों को मिलेगा सरकारी स्कीम का फायदा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना का भी किया ऐलान। निवेश के लिए इन्वेस्टर पार्क बनाया जाएगा। 500 टॉप कंपनी में युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी।
रोजगार और स्किल पर फोकस, रोजगार देने पर इंसेंटिव देगी सरकार, छात्रों को ब्याज छूट के लिए ई वाउचर। मजदूरों के लिए भी बजट में ऐलान, कंपनियों से जोड़े जाएंगे कुशल मजदूर, कुशल कारीगरों के लिए पोर्टल बनेगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री का ऐलान, बोली एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई को नए सिरे से टर्म लोन, पब्लिक सेक्टर बैंक से एमएसएमई को सहायता। सरकार ने बढ़ाई मुद्रा लोन की सीमा, वित्त मंत्री ने कहा अब मुद्रा लोन से 20 लाख का लोन, पहले मिलता था 10 लाख का लोन। बजट में बिहार को बड़ी सौगात, हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी। बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनेंगे, भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट, विश्वकर्मा योजना को भी बढ़ाने का फैसला। बिहार में गया नालंदा में पर्यटन को बढ़ावा, जैन मंदिरों का विकास किया जाएगा, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर बनेगा 2 लेन का पुल, बोधगया से राजगीर और गया से दरभंगा के लिए सड़क निर्माण योजना। आदिवासियों के लिए सरकार की योजना, पीएम जन जागृति उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी सरकार, योजना से 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद, कई विकास योजनाओं को मंजूरी। सूर्य घर योजना का ऐलान, योजना में 14 लाख आवेदन, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, 1 करोड़ घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर एनर्जी, सोलर से घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान। पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ नए घर, प्रॉपर्टी लागत कम करने पर फोकस। छोटे शहरों के विकास की मिली सरकार की घोषणा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा, 100 बड़े शहरों में साफ पानी की योजना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री होंगी, एक्सरे मशीन के लिए कस्टम। सोना चांदी से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई, सोना चांदी सस्ता होगा, मोबाइल फोन, चार्जर, कपड़े, जूते हुए सस्ते। सोलर सेल और पैनल का निर्माण सस्ता, लिथियम बैटरी भी होगी सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चुनौती, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है, वित्त मंत्री ने कहा देश में महंगाई कम हो रही है। महंगाई की दर 3 से 4% पर मौजूद, रोजगार के मौके के लिए सरकार के पास 5 स्कीम, वित्त मंत्री बोली बेहतरीन रास्ते पर है देश। केंद्र सरकार का युवाओं और किसानों पर फोकस, कृषि के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ा, विकसित भारत ही सरकार का मकसद। पीएम मोदी ने बजट को समाज को शक्ति देने वाला बताया, नौजवानों को मिलेंगे अनगिनत अवसर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। शिक्षा स्किल को नया स्किल मिलेगा, पीएम मोदी बोले बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख की गई, छोटे कारोबारी पिछड़ों को इससे फायदा होगा। सीएम योगी ने बजट को बताया विकसित भारत का बजट, लाखों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बजट पर बयान, कहा पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट। बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सरकार पर निशाना, कहा यह देश का नहीं कुर्सी बचाओ बजट है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर वार, कहा इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता। बजट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा ये नाउम्मीदी का बजट है। आज पेश किया गया है, इसको आप आम लोगों के नजरिए से कितने नंबर देते हैं, कहां आंकते हैं? मैं ये नंबर की गेम में पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जो जनरली आप जो क्या कहते हैं उसको, सो कॉल्ड एनालिस्ट होते हैं ना, किसी नंबर देके उसके ऊपर बैठते हैं। अभी देखिए 500 पन्ने का एक पूरा बजट है, बाकी 500 पन्ने पढ़ने के लिए आपको तो वक्त चाहिए ना। बगैर पढ़े हुए आप इसके ऊपर कैसे नंबर डाल सकते हो, कैसे इसको ये कर सकते हो? अब देखिए कोई भी बजट होगा ना, उसको आप कोई नंबरिंग सिस्टम में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारे लिए। बजट है क्या? बजट चीज जो है सरकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आमदनी और उनकी खर्चा का एक प्रेजेंटेशन है। हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं है वो। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट का पूरा पैसा खत्म कर दिया और पूरा पैसा उठा के कोई और डिपार्टमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये चीज जो है फाइनेंस मिनिस्टर ये डिपार्टमेंट्स तो नहीं चलाएगी, तो बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी मिनिस्ट्रीज जो चलाएंगे, उनके जो सोच है, उनके जो खर्चे हैं, उनको कंसोलिडेट करके प्रेजेंट कर रही है।
तो इसीलिए उस नंबर के में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, मगर मोटे तौर पे हम देखेंगे तो ये बजट जो है एक स्टेबल बजट है और एक कंटिन्यूअस बजट है। मतलब सरकार जो है वो कोई सरप्राइज, कोई शॉक नहीं दे रहा है। तो पिछले जो 4 बजट, 5 बजट जितने भी है, वो बजट से ही वही रफ्तार से चल रही है। कोई किसी को शॉक नहीं मिल रहा है। देखिए मार्केट को हो या इन्वेस्टर्स हो या जो भी हो, उनके लिए आप सडनली कुछ झटके देंगे तो वो झटका झेलने के लिए उनके पास शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वो नहीं होगा। इसीलिए चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप पॉलिसीज में ज्यादा मेजर बदलाव लाएंगे, मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इवन पॉजिटिव चेंजेस क्या होगा ना, तो आने वाले साल में फिर वही रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, फिर आप उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे, ये सब चीज होंगे। तो उन सब चीजों को देख के हम ये कर सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट बजट है, इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, कोई शॉक्स नहीं है, और एक स्टेबल बजट है। सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो मतलब नाखुश तो सब हो सकते हैं, हमें और ज्यादा मिलना चाहिए, ये सब लोग बोल सकते हैं, मगर आप जनरली देखेंगे पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है देखेंगे, तो ऑब्वियसली इस साल तो सबको ज्यादा मिला है और कुछ चीजों में फोकस ज्यादा डाला। स्पेशली इलेक्शंस के दरमियान हमने क्या नैरेटिव्स देखे हैं, उस नैरेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ फोकस दिया गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कल के इकोनॉमिक सर्वे भी वही बता रही थी कि यहाँ हमारे कोई गैप है, हमारे पास बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जहां हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास। तो ये स्किल गैप जो है उसके बारे में ऑलरेडी जिक्र हुआ है, इसीलिए इस बार जो है वो फोकस आईटीआईज और ये स्किल डेवलपमेंट इसमें ज्यादा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा हुआ है। और इनके जो इंटर्नशिप के बारे में या पहले सैलरी देने वाली बात हो, ये सब चीज फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, वो जो 1 करोड़ युवाओं को सर इंटर्नशिप देने की बात है, हर महीने 5,000 मिलेगा, जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो 6,000 मिलेगा, ये सारे भी वादे किए गए हैं ताकि कम से कम यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, कम से कम उसको कर्ब किया जा सके। वो तो एक प्रयास है। अब देखिए 2 चीज इसमें, मान लो कि आप अब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखिए, आप हर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंसेस और ट्रिपल इसी में सब लोग जाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कितने लोग जा रहे हैं, या कोई और केमिकल इंजीनियरिंग में कितने लोग जा रहे हैं, फिर मैकेनिकल में कितने लोग जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कितने लोग जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई है ना हमारे लिए, सब लोग कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना है, सब लोग अमेरिका चले जाना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। अब इन बच्चों का हालत क्या होगा बाहर आने के बाद, हम तो देख ही रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं और यहाँ इमामी और टालकम पाउडर बेचते हैं या क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस बेचते हैं लोग, नौकरियां किधर है उनको? ये प्रॉब्लम है ना, जहां हमें चाहिए वहां तो नहीं है। अब पिछले 3-4 दिन पहले हमें एक न्यूज पढ़ा है हमने, उसमें यह था कि लगभग 17 लाख जॉब्स जो है फाइनेंशियल सेक्टर में अभी खाली पड़ा है, कोई लोग मिल ही नहीं रहे। उस टेक्नोलॉजी मतलब उस सब्जेक्ट जानने वाले बहुत कम है, 17-18 लाख वैकेंसीज खाली है प्राइवेट सेक्टर में भी। हमारे पास स्किल्स नहीं है, अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल इसके लिए हमारे पास कितने हैं? अभी हमारी जो क्या कहते हैं उसको हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहे हैं, तो उधर स्किल सेट कितने पास है बताइए आप। इसीलिए आईटीएस के ऊपर ध्यान दिया है सरकार ने। अभी हमारी पास ये स्किल गैप बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जा रहा है, जब वो आएगा बहुत से नौकरियां जाएंगी, तो उनको फिर रीस्किल करने का हमें जरूरत है ना, तो उनको फिर दोबारा नौकरी मिले, फिर उनका जिंदगी चले, इसके चलते हुए क्या फोकस है। तो ये चीज जो है हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। सब हर आदमी जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, फिर सिलिकॉन वैली में आईटी कंपनी में काम करना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो उसको थोड़ा सुधारने का इस बजट में हमने प्रयास देखा है। मगर दूसरी चीज जो है, मान लीजिए कि यही स्कीम चाइना इंट्रोड्यूस करती है अपने बजट में कि 1 करोड़ युवाओं के लिए क्या कहते हैं उसकी इंटर्नशिप के बारे में कहती है। इंटर्नशिप इनको लेने के लिए वहां कंपनीज वहां से भाग के जा रहे हैं, तो क्या करेंगे वो?
अब उनका इकोनॉमी ठप हो रहा है, पूरा उनका रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया। आईटी सेक्टर में भी अभी लड़खड़ा रही है। जो एक्सपैट्स की जो जितने भी थे, अभी शंघाई में देखिए आप, जो पूरा एक्सपैट का इलाका है वो खाली पड़ा है। पिछले कोरोना आने से पहले इनके जो एक क्वार्टर में 20 लाख एक्सपैट्स आते थे, अब महज 20-30 हजार लोग आ रहे हैं उधर। तो मतलब आप देखिए, वहां आप इंसेंटिव देंगे तो भी वो नहीं चलेगा। तो मतलब ये कह रहा हूं कि इधर भारत में इंसेंटिव देने से पूरा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको। पूरा इकोनॉमी जब बढ़ेगी तब ये एडिशनल इंसेंटिव होगा आपके लिए। हमारी स्किल गैप जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप